करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जिसको विद्युत धारा भी कह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो इसी सबसे संबंधित रहेगा कि करंट क्या होता है, धारा क्या होती है, कहां से पैदा होती है और करंट के क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, इन सब की भी बात करेंगे। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम अनुगमन धारा कहते हैं, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। ओम्स लॉ आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ओम्स लॉ के लिए हम बेस प्रिपेयर कर लेंगे और जान लेंगे कि ओम्स लॉ आखिर बना कहां से है, मतलब जो हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं वो आता कहां से, उन सब बातों को भी आज हम जान लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा के ऊपर। तो कुछ बातें समझते हैं। हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो था चार्जेस के ऊपर, यानी जब चार्जेस, यानी चार्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे, जब आवेश विराम स्थिति में होते हैं, यानी चार्जेस किस में होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, यानी विराम स्थिति में होते हैं। तो चार्ज जब विराम स्थिति में होते हैं, यानी जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह पे रुका हुआ है, तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता बनाता है। यानी क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनाता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता नहीं बनाता, ये हमने पढ़ा है। यानी जब चार्जेस जब रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो ऐसी चीज को हमने पढ़ा था जिस टॉपिक के अंदर, उसको हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था, जो हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे वो मेरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने कहा जब चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होंगे तो क्या क्या चीजें रहेंगी, हमने KQ/R² फॉर्मूला पढ़ा था, इसके अलावा डाइपोल्स पढ़े थे, डाइपोल कैसे कैसे घूमता है इन सबको जाना था। इसके अलावा हमने कैपेसिटर नाम का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर यानी संचित होते हैं। अब हमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर चार्ज चलेगा, यानी आवेश अगर चलेगा, तो किस प्रकार से चार्ज के चलने से, चार्ज के आगे चलने से क्या क्या चीजों में परिवर्तन होंगे, इन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं। अब मैंने कहा चार्जेस मोशन में चले गए, किसमें, मोशन में। यानी अब मैंने कहा क्या आवेश जो है अब चले गए मोशन में। अगर चार्जेस मोशन में होंगे, धीरे धीरे समझना, अगर आवेश मोशन में होंगे तो क्या चीज पैदा होगी। अब मोशन में होंगे तो भाई दो तरह के मोशन हो सकते हैं हमारी फिजिक्स में। एक तो हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह होता है एक समान वेग हो, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक बराबर स्पीड से चल रहा हो, जैसे आप मोटरसाइकिल से चलते हैं ना, 50 मीटर पर सेकंड से ही चले जा रहा हूं मैं, ना स्पीड कम कर रहा हूं ना ज्यादा कर रहा हूं। मैंने कहा उसी तरीके से मैंने कहा एक समान वेग से जा रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से। या ऐसा हो सकता था कि मैं वेरिएबल वेलोसिटी से जाऊं। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब जहां वेग बार बार बदल रहा हो, यानी वेरिएबल वेलोसिटी हो, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक्सिलरेटेड मोशन हो, एक्सिलरेटेड या डी एक्सिलरेटेड मोशन हो, एक्सिलरेटेड मोशन। इसका मतलब ये हुआ ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज क्या हो, त्वरण में हो। समझ रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा हो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, तो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, या तो वेरिएबल वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो हमारा जो ये वाला पूरा चैप्टर है वो किस पर है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर हम पढ़ेंगे। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। पूरा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा। और इसी चैप्टर के अंतर्गत मैं एक चीज और पढ़ूंगा, जब वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो एक चीज और पैदा हो जाएगी जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व तब पैदा होगा जब एक्चुअल में क्या होगा, एक्सिलरेटेड मोशन होगा, जब चार्जेस बहुत तेजी से भागकर जाएंगे या धीरे धीरे हो रहे होंगे। ऐसी चीज में हमारा एक नया टॉपिक आ जाएगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम कब पढ़ते हैं, जब चार्जेस एक्सिलरेटेड मोशन में होते हैं, यानी है ना विद्युत चुंबकत्व पढ़ते हैं। तो इतनी बातें हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से मोशन होते हैं और क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा और क्या इन चीजों के बदलने से होगा। तो करंट जो हम पढ़ रहे हैं, करंट इस प्रकार से पैदा हो रहा है, ठीक है ना। तो करंट जो करंट है वो किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से ही है मेन।
पर आवेश किस प्रकार से मोशन कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। आवेश रुके हुए होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, साथ ही कोई करंट नहीं होगा। लेकिन जब चार्जेस चलने लग जाएंगे तब करंट आ जाएगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी चलेंगे तब धारा आ रही होगी, लेकिन जब वेरिएबल वेलोसिटी या एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब करंट के साथ क्या चीज आ जाएगी, मैग्नेटिज्म नाम का एक वर्ड पैदा होने लग जाएगा। तो है ना, तो इस चीज को भी हम जान सकते हैं। तो करंट तब पैदा होगा। तो हर एक चीज से बारे में बात करें तो ये दो चीजें हमारे निकल कर आते हैं। तो चार्जेस हो सकता है मोशन में हो या फिर चार्जेस हो सकते हैं रेस्ट पोजिशन में हो, ये दो अवस्थाएं बनती हैं। हमारे जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर करंट फ्लो करता है। जैसे हमने कहा कंडक्टर्स यानी चालक कहा जाए, तो चालकों के अंदर करंट किस वजह से होता है, तो चालकों में जो धारा बहती है, करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। क्या नहीं है, सीमा नहीं है, यानी बहुत सारे होते हैं। अगर मैं बोलता कि सेमीकंडक्टर में धारा किस प्रकार से होती है, तो सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक की बात की जाए, अर्धचालक में सेमीकंडक्टर्स में करंट दो वजह से होता है। किस किस वजह से, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक की वजह से नहीं होता, दोनों वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन्स के साथ किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से। होल्स भी एक चीज होती है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, कोटर कहते हैं, है ना, तो कोटर कहते हैं। तो धारा हमेशा दोनों की वजह से होगी। हम यहाँ पर क्योंकि कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर को हम अपने मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक में ही पढ़ेंगे, तो वहीं पर इस चीज की चर्चा करेंगे। तो भैया करंट हमारे में किसकी वजह से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ होल्स की बात हम नहीं करेंगे, तो यहाँ होल्स की कोई बात नहीं होती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है करंट। तो करंट के बारे में ही थोड़ी बहुत चीजें की जानकारी लेते हैं कि धारा क्या होती है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत बेसिक सा चैप्टर है कि भाई क्या होता है करंट। और ये जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इजी टॉपिक है। कारण क्या है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो 10वीं क्लास की बहुत सारी बातें इसमें रिपीट हो रही होगी। बाकी इजी चैप्टर है बट लेंथी है। लेंथी मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, तो लेंथी चैप्टर थोड़ा सा है बट चैप्टर अच्छा है। तो हमारे पास आया करंट, कि करंट होता क्या है। करंट को हम लोग कहते हैं धारा। होती क्या है, विद्युत धारा भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ज्यादा लिखे इलेक्ट्रिक करंट। आगे से जब भी मैं करंट की बात करता हूं आप इलेक्ट्रिक करंट ही समझिएगा। कारण यह है कि आप हो सकता है ये भी समझ जाए कि थर्मल करंट है। थर्मल करंट नहीं, हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो या करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट की ही बात करेंगे। धारा यानी इसको साइन होता है आई, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge, rate of flow of charge through any cross sectional area। जरा समझे करंट क्या है। हमने एक कोई कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर मतलब चालक ले लिया, चालक मतलब एक एल्यूमिनियम का या कॉपर का वायर ले लिया। हमने इसमें एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काट लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काट लिया। अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम का मतलब टी टाइम में, टी टाइम में कितने चार्जेस, कितने आवेश या कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कितने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। करंट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आई की डेफिनेशन लिखूं तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी, यानी रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो। ये क्या है, चार्ज नहीं है, ये फ्लो चार्ज है, जो फ्लो कर रहे हैं। रुके हुए चार्जेस को नहीं गिन सकते, तो ये क्या है, चार्ज फ्लो। जो चार्ज जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये क्या है, टाइम, जितने समय में। और इन दोनों की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, करंट लिखते हैं। करंट बराबर होता है क्यू बाई टी। अब क्योंकि क्यू बाई टी है, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं क्या होगी,
तो इसकी यूनिट, अच्छा एक बात और, आई क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट है, क्या है? फंडामेंटल यूनिट। हम इसको जानते हैं क्या है? मौलिक राशि है, मौलिक लिख सकते हैं, मौलिक राशि है, ठीक है ना। जैसे होते हैं ना भाई मास, टाइम, टेम्परेचर, सब चीजें स्टार्टिंग में जो जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में। आपने कहा यूनिट क्या होगी, तो आपने लिखा इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम। कूलाम के अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। इसी यूनिट को हमने एक और नाम से जाना है, इसको हम एम्पियर भी कहते हैं। एम्पियर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम लोग कहकर चलते हैं एम्पियर। तो धारा जो होती है वो धारा है का, करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो करना, और पर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, काट के क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में या कितनी एक छोटे से समय में पास कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका करंट कहकर चलते हैं। तो हमने कहा इसको क्या बोला? धारा। अब एक चीज बहुत बड़ी लड़ाई चलती है कि भाई करंट है क्या, आखिर में स्केलर है या वेक्टर है, तो इस पर भी बहुत बड़ी लड़ाई होती है। तो जरा देखें, अगर मैं धारा की बात करूं, धारा की बात करूं बेटा, तो ध्यान से देखना, यानी जो करंट होता है या धारा होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्केलर है, कुछ लोग कहते हैं ये वेक्टर है। स्केलर का मतलब क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये अदिश राशि है, और कुछ लोग कहते हैं ये सदिश राशि है। अब किसी भी राशि को अगर स्केलर या वेक्टर होना है तो किस चीज का पालन करना पड़ेगा? अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर होने के लिए उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण होना चाहिए, और डायरेक्शन होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। क्या सिर्फ इन दोनों चीजों के हो जाने से, क्या सिर्फ परिमाण और दिशा हो जाने से कोई चीज वेक्टर होती है? नहीं। यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, सदिश राशि में परिमाण होना चाहिए। परिमाण मतलब जैसे गोभी खरीद के लाए, तो आपने कहा गोभी कितनी लाए आपने? 20 किलो। तो 20 क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, नंबर है। आपने ठीक है, डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब दिशा से प्रभावित होनी चाहिए, पहले भी बता चुका हूं। तो हमने कहा वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और चीज होनी चाहिए कि इट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी सदिश के जोड़ के नियम का पालन करना चाहिए। सदिश के जोड़ के नियम का पालन मतलब समझते होंगे, सदिश के जोड़ के नियम का पालन करना चाहिए, सदिश के जोड़ के नियम का पालन करना चाहिए। जैसे मैंने कहा मैं इस तरफ गया 4 मीटर, और उसके बाद क्या मैं इस तरफ चला गया 3 मीटर, आपने लगा कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? तो इतना होगा डिस्प्लेसमेंट। ये 4 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा, तो विस्थापन की बात करें तो कितना आएगा? 5 मीटर। आपने ऐसा नहीं कि 7 लिख दिया, आपने कौन सा जोड़ दिया? आपने जोड़ा है इसको वेक्टर लॉ की तरह से, वेक्टर यानी सदिशों की तरह इसको जोड़ा है। तो ये सभी चीजों किस विस्थापन किस में आएगा? इसमें आएगा। पर स्केलर की बात करें तो कोई भी राशि कब होती है? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन तो हो नहीं सकती है, दिशा तो नहीं होती है, लेकिन फॉलो किस नियम को करना चाहिए? स्केलर लॉ को। स्केलर लॉ का मतलब ये होता है, आपको दिख रहा होगा शायद, फॉलोज स्केलर लॉ। स्केलर लॉ का मतलब अदिश के नियम का पालन, मतलब ये हुआ सिंपल सा जोड़ना। आपने कहा 4 और 3, जैसे दूरी की बात करें तो आप कहें मैं 4 मीटर इधर गया और मैंने कहा मैं 3 मीटर इधर चला गया। आपने कहा बताइए कितना दूरी तय की, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 7 मीटर। आपने कैसे जोड़ा? 5 नहीं लिखा, आपने 7 लिखा। मतलब सीधा से जोड़ होता है जो गणित में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट कहकर चल, मतलब सॉरी, इसको ये कहकर चलते हैं। तो मेरे पास 2 राशियां निकल रही हैं। अब कौन सी राशि बनेगी? देखो, करंट जो होता है, करंट में 2 चीजें, करंट में डायरेक्शन होती है। आपने कहा करंट में डायरेक्शन होती है, यानी दिशा होती है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करें तो होता है। तो आपने मैग्नीट्यूड भी होता है करंट में, डायरेक्शन भी होती है। भैया डायरेक्शन होती है, किरचॉफ लॉ पढ़ते हो, बैटरी से करंट निकालते हो, करंट के साइन बनाते हो, भूल मत जाना, दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन दोनों के होने के बावजूद क्या तीसरे नियम का भी पालन करता है करंट? तो आप बोलोगे धारा इसका पालन नहीं करती, धारा इसका पालन नहीं करती, इसका पालन नहीं करती, इट डज नॉट फॉलो दिस थिंग।
तो इसका पालन नहीं करती। इसका पालन कैसे नहीं करती? जैसे मैंने कहा 4 एम्पियर का करंट यहां से आया, 3 एम्पियर का करंट यहां जोड़ दिया, आपने कहा करंट यहां पर कितना पहुंच रहा होगा, आपने भैया वेक्टर लॉ लगाया और आपने कहा भैया यहां 5 एम्पियर करंट पहुंच रहा होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। दिख नहीं रहा? आपने कहा यहां करंट कितना पहुंचेगा, आप बोलेगे 5 एम्पियर पहुंचेगा, तो भाई गलत हो जाएगा। तो 5 एम्पियर करंट नहीं पहुंचेगा, जबकि करंट यहां पहुंच रहा होगा 7 एम्पियर। यानी कौन सा जोड़ किया है इसमें? स्केलर लॉ को फॉलो किया है। तो वास्तविकता में ये तीसरे नियम का पालन नहीं करता, इसलिए करंट वेक्टर नहीं होता, यानी सदिश नहीं होता। तो करंट इज नॉट अ वेक्टर, सॉरी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज, क्योंकि धारा सदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह सदिश के जोड़ के नियम का पालन नहीं करती, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करती, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करती, पॉलीगॉन की लॉ का पालन नहीं करती। इसीलिए धारा क्या बन जाती है? स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, क्योंकि ये किसका पालन करती है? मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ क्या होता है? स्केलर लॉ को भी पालन करती है। इसलिए धारा हम स्केलर क्वांटिटी मान सकते हैं। चलिए एक बात करते हैं, तो इसको मैं लिख भी देता हूं कि करंट है क्या। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। धारा सदिश राशि नहीं है, धारा सदिश राशि नहीं है, धारा सदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह क्योंकि यह क्योंकि यह सदिश के जोड़ के नियम का पालन नहीं करती। क्योंकि यह सदिश के जोड़ के नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि यह सदिश के जोड़ के नियम का पालन नहीं करती। चलो बात समझ गए हम कि करंट भैया सदिश के वेक्टर लॉ का पालन नहीं करती, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो करंट वेक्टर तो नहीं होता है। तो हमने कह दिया करंट स्केलर होता है, बिल्कुल स्केलर मान सकते हैं। आप कहेंगे मान सकते हैं, कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा था और उन्होंने पूछा था कि सर करंट टेंसर भी बता रहा है, टेंसर भी है सर, टेंसर में भी कंफ्यूज है, मैं स्केलर में भी कंफ्यूज है, बताइए क्या आंसर रहेगा सही। देखिए टेंसर जो वर्ड है, जिसको हम प्रदेश राशि भी कहते हैं, ये जो टेंसर वर्ड है ये वास्तविकता में हमारे 12th तक के सिलेबस में नहीं है। साथ ही साथ ये आपके बीएससी में आ सकता है, या फिर आप एडवांस फिजिक्स पढ़ते हैं एमएससी वगैरह, तब आपको ये टेंसर देखने को मिल सकता है। यहां तक कि बीटेक में भी ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसको हम टेंसर कहकर चलते हैं। तो टेंसर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, परंतु फिर भी आपको क्वेश्चंस में ये चीज देखने को मिल सकती है कि टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई मुझसे कह रहा था कि भाई टेंसर क्वांटिटी नहीं होती है सर, किसी टीचर ने बोला है, ऐसी किसी बात पे मत जाइए। टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, प्रदिश राशि होती हैं, बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जो प्रदिश राशि के अंतर्गत आती हैं, और ये टेंसर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, परंतु ये हमारी बुक्स में देखने को नहीं मिलती है, बस इतनी सी बात है। तो अगर इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि करंट क्या है, धारा क्या है, तो आप याद रखिएगा, अगर प्रायोरिटी की बात करें, प्रायोरिटी का मतलब आप समझते हैं, किसको आप सबसे पहले रखेंगे, तो अगर आपके पेपर में टेंसर लिखकर आ रहा है तो करंट जो होगा वो क्या होगा, आप टेंसर ही लिखिएगा। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है ऑप्शन में, अगर ये नहीं है ऑप्शन में, तब आप इसको अदिश राशि मान सकते हैं, तब इसको अदिश राशि मान सकते हैं। पर पूरी तरीके से ये अदिश का पालन नहीं करती है, पर फिर भी टेंसर क्वांटिटी पर ही टिक लगाइएगा। तो इसलिए मैं लिख देता हूं यहां पर करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, पर ऑप्शन नहीं है तो आप मान सकते हैं। कुछ कुछ बुक्स अलग अलग आंसर दे सकती हैं, पर आप इसी चीज को फॉलो करें। तो धारा क्या है, एक प्रदिश राशि है, तो करंट किसके अंतर्गत आता है, प्रदिश राशि के अंतर्गत आ रहा है। तो करंट का मतलब हुआ Q बाई टी, यानी चार्ज फ्लोन पर यूनिट सेकेंड, यानी एक टाइम में कितना सेकेंड। इस तरीके से हमने जाना, ठीक है, मिटा दूं इसको, चलो भाई मिटा देते हैं। छोटी सी बात पूरी हुई है, अब बड़ी बात की तरफ चलते हैं। चलिए, हमने कहा ठीक है जी करंट होता है, हमने कहा करंट होता है, मान लेते हैं आपकी बात, करंट होता है, करंट होता है।
चलो अगर करंट होता है तो हम जानते हैं कि धारा के पीछे कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात करते हैं। करंट यानी धारा, जिसका फॉर्मूला होता है आई। पर करंट हर जगह पर अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है, देखो जरा ध्यान से। आपने कहा यहां से कंडक्टर है, एक चालक है, और मैंने कहा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बहुत बन सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कभी स्पीड तो होती है लेकिन वो इस तरीके से चलता हुआ चला जाता है, तो हो सकता है कि करंट हम पूरे में निकाल रहे हो, पूरे कंडक्टर में, पूरे चालक में निकाला जा रहा हो। अगर आप पूरे में निकाल रहे हैं, या तो आप पूरे में निकाल रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो एवरेज करंट, एवरेज का मतलब अगर आपने मेरा टॉपिक में पहला पढ़ा है जिसमें मैं वेलोसिटी पढ़ा रहा था, वेग पढ़ा रहा था, याद कीजिए, वहां मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस नाम का एक वर्ड होता है जिसको क्षणिक कहते हैं, और एक औसत नाम का वर्ड होता है जिसको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहकर चले थे। वैसा ही ठीक टर्म यहां पर भी आता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर निकल कर आता है आपका एवरेज और करंट। एवरेज करंट की बात करेंगे तो हम पूरे में करंट कितना है, टोटल करंट, टोटल यहां से करंट यहां तक पहुंचा, तो बताइए एवरेज कितना हुआ, यानी कितना समय लगा और ये सब निकालना, तो आपने पूरा निकालना हो। अगर मैं ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे पूछे बताइए इस पॉइंट पर करंट कितना था, तो अगर आप सिर्फ इसी वाले क्रॉस सेक्शन या इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, मैं कहूं कि भैया मेरा पूरा लेक्चर अच्छा है, तो आप कहेंगे भैया एवरेज की बात कर रहे हो, और मैंने कहा कि भाई 36 मिनट 23 सेकंड पे मैंने अच्छा पढ़ाया, तो आप बोलेंगे आप इंस्टेंटेनियस की बात करें। तो पलक झपकते वक्त जो बात होती है उसको क्षणिक या इंस्टेंटेनियस कहकर चलते हैं, और जब पूरे की बात करते हैं तो उसको हम लोग एवरेज करंट यानी औसत करंट कहकर चलते हैं। तो ये सभी चीजें वेलोसिटी जैसा ही व्यवहार करती हैं। तो करंट दो तरीके से डिफाइन करेंगे, तो धारा दो तरीके से पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे एवरेज करंट, यानी एवरेज करंट, एवरेज करंट, इसको बोलेंगे औसत धारा, औसत धारा। और जब एवरेज करंट की बात करते हैं तो एवरेज करंट में आई एवरेज लिख दूंगा, और आई एवरेज की बात करेंगे तो ये होगा मेरा आई एवरेज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी एवरेज के लिए क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आप बोले सर कैसे लिख दिया, मैं आपको फिर से बता देता हूं। हमारी फिजिक्स में दो वर्ड लिखे जाते हैं, एक डेल्टा और एक लिखा जाता है डी से, जैसे डी एस बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो जब हम ऐसा लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या बड़े में लिख देता हूं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो इसका मतलब होता है आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्या बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जब इस डी क्यू बाई डी टी की बात करते हैं, जब ऐसी कोई बात लिखते हैं तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं, यानी बहुत छोटी। तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है बड़ी वैल्यू को, डी स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है छोटी वैल्यू को, बहुत छोटी जगह पर बात की जाती है तब। तो हमने कहा आई एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई एवरेज बड़ी वैल्यू है तो उसको आप लिखते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ये इसका फॉर्मूला होता है अगर मैं एवरेज करंट निकालना चाहूं तो। बाई चांस अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एवरेज करंट बताइए, तो आप उसको हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। दूसरे तरह का करंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। देखिए आज जो मैं चीजें पढ़ाने वाला हूं हो सकता है वो आपने छोड़ दी हूं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अनुगमन धारा क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसके अलावा मीन फ्री पाथ क्या होता है, फ्री पाथ क्या होता है, इन सब चीजों की बात करेंगे। ये सब चीजें हो सकता है आपने छोड़ दी हो अपनी 12वीं क्लास में, अच्छा ना पढ़ी हो, पर आपके एग्जाम में है, और इसका डेरिवेशन भी आता था आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्षणिक धारा, मतलब किसी एक पॉइंट पर निकालना हो, किसी एक सेकंड पर, मतलब 5:03 पर कितना हो रहा है, तो किसी इंस्टेंट पर, यानी क्षणिक धारा। और क्षणिक धारा की बात करेंगे तो इसको मैं लिखूंगा आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होगी डी क्यू बाय डी टी। बस इतना सा अंतर है,
तो आप इस तरीके से इन वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये तो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन है। इस तरीके से हम करंट को दो पार्ट में डिवाइड और कर लेते हैं। अगर पेपर में नहीं दिया गया है मतलब एवरेज, अगर मैं सिंपल करंट बोलता हूं तो मतलब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, यानी औसत की बात कर रहा हूं, पूरे करंट की बात कर रहे हैं। मिटा दूं? इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। मिटा दूं? चलो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। किसी चालक के लिए, फॉर अ कंडक्टर, किसी चालक के लिए, किसी चालक, कोई कंडक्टर ले लिया और मैंने कहा उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जो आवेश फ्लो कर रहा है, क्यू की वैल्यू दे दी गई है, क्यू बराबर 3t² प्लस 4t प्लस 5, इतना चार्ज दिया गया है। और मुझसे पूछा है फाइंड करंट, इस फाइंड करंट, फाइंड करंट एट 3 seconds, find current at 3 second and 0 to 3 seconds। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए 3 सेकंड पे कितना रहा होगा करंट, और 0 से 3 सेकंड के लिए बीच में, मतलब आपसे पूछा गया 0 से 3 सेकंड, यानी टोटल टाइम में कितना करंट फ्लो हुआ, और जस्ट जब तीसरा सेकंड कंप्लीट हो रहा है उस वक्त कितना हुआ। ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो आप मेरी एक बात समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन में अगर 3 सेकंड अकेला पार्ट बोला गया है, जब 3 सेकंड की बात की गई, पलक झपकते वाले सेकंड की बात की है, तो मतलब ये किस वक्त इशारा कर रहा है, इंस्टेंटेनियस निकालने की, इंस्टेंटेनियस निकालने की वक्त बात कर रहा है, यानी क्षणिक की बात कर रहा है। और अगर मैं 0 से 3 सेकंड की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं एवरेज की या बड़े समय की बात कर रहा हूं। 0 से 3 सेकंड का मतलब 3 सेकंड के लिए, तो आपने कितने एवरेज की बात कर रहा हूं, यानी औसत की बात कर रहा हूं। अब तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं पॉज करके इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या चीज है। नोट डाउन लिख लेते हैं आंसर, है ना। आप पॉज करके क्वेश्चन को कीजिएगा। हमने कहा चलिए आंसर की बात की जाए, तो लेट अस से 3 सेकंड और 3, चलिए देखिए हम दोनों चीजें निकाल के देख लेते हैं कि एवरेज के लिए क्या करते हैं, एवरेज भी निकाल कर देख लेते हैं, आई एवरेज जिसको हम कह रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस भी निकाल कर देख लेते हैं। दोनों बातें निकाल कर देख सकते, इंस्टेंटेनियस निकाल कर देख लेते हैं, है ना। औसत इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, औसत और क्षणिक आप समझ ही गए होंगे, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो हूं नहीं मैं। क्षणिक हमने कहा ठीक है। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या फिर क्यू कहां से कहां तक के लिए निकालना है, तो आप बोले 0 से 3 सेकंड, यानी क्यू फॉर 3 सेकंड माइनस क्यू, चलिए थोड़ा सा इंटरप्शन फिर से, तो अपना 3 सेकंड माइनस 0 से 0 सेकंड के लिए, माइनस टाइम 3 से कितना 0 सेकंड के लिए, यानी 3 सेकंड माइनस 0 सेकंड। हमने कहा ठीक है निकाल के देख लेते हैं। आपने कहा अगर मैं 3 सेकंड के लिए क्यों निकालूं, तो अगर मैं इसमें 3 पुट करूं तो आप देखिएगा इसमें वैल्यू क्या निकलेगी। आप चाहें तो मैं पूरा निकाल सकता हूं, क्यू 3 सेकंड में कितना होगा, तो मैंने क्यू की जगह 3 रखा, 3 सेकंड रखा, तो इसकी जगह 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 तक 9, समझ रहे मेरी बात। यहां पर 3 पुट कर दिया 3 सेकंड के लिए, 3 पुट किया तो 3 तक 9, 9 इंटू 3 प्लस में कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस में क्या हो जाएगा 5। और अगर मैं तीसरे सेकंड पर इसकी वैल्यू निकालूं कितना निकलेगी, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 3 नंबर 27, तो ये जाएगा 27 प्लस 36 12 प्लस में कितना हो जाएगा 5, है ना भैया। इस वैल्यू को और सॉल्व कर लेते हैं, तो 39 39 5
44। तो हमने कहा ठीक है जी 44 निकल कर आया। तो क्योंकि जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी है, 44 कूलम निकल कर आई। हमने कहा ठीक है जी 44 कूलम निकल कर आई। ऐसे ही मैं 0 सेकंड के लिए निकाल लेता हूं। तो 0 सेकंड पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 0 पुट करूंगा तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, बचेगा कितना, इतना, यानी कितना बचा है, 5 कूलम यहां पर है। तो मैंने कहा आई की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आई की वैल्यू निकलेगी 44 माइनस में 5 अपॉन में कितना होगा, 3 माइनस 0 यानी 3। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 41/3। इतनी वैल्यू इसकी निकल कर आएगी। ये मेरा एम्पियर में करंट होगा। सॉरी 44 माइनस 5 है ना, 39/3। इसकी वैल्यू को और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये निकलेगा 13 एम्पियर का करंट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होता तो आई बराबर होता है dq/dt। dq/dt को करें तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 60 + 4। निकालना कितने पर है, टाइम बराबर 3 सेकंड पर निकालना है। तो 3 सेकंड इसमें पुट कर देता हूं। इसकी वैल्यू निकलेगी 6 × 3 प्लस में 4, 6 6 18, 18 + 4 यानी 22 एम्पियर करंट निकलेगा। इस तरीके से मैं चीज को बता सकता हूं। तो करंट कौन सा पूछा गया है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, दोनों करंट की तरीके इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये मेरे करंट का तरीका था। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं। आप लोग इसे जरूर करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कीजिएगा। आपकी बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। मिटा दूं, नहीं आए दोबारा देखिए, नहीं आए दोबारा देखिए, फिर तिबारा देखिए, चौथी बार देखिए, 5वीं बार देखिए। परंतु कोई भी चीज स्किप मत कीजिए। अपने टीचर से पूछिए, अपने फैकल्टीज से पूछिए और अपनी बुक से पूछिए। सबसे अच्छा साथी बुक्स तो है ही। हमने कहा ठीक है, अब मेरे पास जो टर्म निकल रहा है वो करंट हमने जान लिया। अभी तक करंट ये होता है। अब हम थोड़ा फिजिक्स में पीछे चलेंगे। इसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अगर आप बहुत पीछे फिजिक्स में जाओगे क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा स्टोरी पर तो नहीं जाऊंगा, ये सब चीजें तो नहीं बताऊंगा भैया कौन साइंटिस्ट थे, कैसे थे, क्या करते थे, मुझे इससे लेना देना नहीं है क्योंकि वो हमारे एग्जाम से संबंधित नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप अपने गूगल पे जाके खूब सर्च कीजिए। आपको विकीपीडिया वगैरह पे, गूगल पे बहुत सारी स्टोरी मिल जाएंगी। पर हमें उनकी जातीय जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी बात करें तो हम कुछ चीजें पढ़कर आए थे और कुछ चीजों को पढ़ेंगे। हम पढ़ने क्या वाले, मैं आपको बता दूं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानना चाह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन धारा होती क्या है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं अनुगमन धारा होती क्या है, जरा समझते हैं। ठीक है, अनुगमन धारा होती क्या है, लेट्स सी। अनुगमन धारा, इसको समझें इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। हम अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़कर आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युतिकी वाले जो विद्युतीय चैप्टर था हमारा पिछला वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एक प्लेट है, हमने बोला ये प्लस है और मैंने कहा माइनस है। आपको पता हो मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है। ये आप रट्टा मार के चले थे, आप जानते हैं, आप रट्टा मार लेते हैं। तो हमने जाना था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे आपने ये नहीं पढ़ा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जब बिजली चमकती है तो कार के अंदर बैठना ज्यादा सेफ होता है कार के बाहर खड़े होने से। क्यों, क्योंकि कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती, विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं आ सकती। लेकिन कभी आप सोचकर देखना कि बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बिजली चमकने की वजह से, तो अंदर वो क्यों नहीं एंटर कर रही, क्या कारण है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे अगर आपको पता हो गॉस लॉ जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था भाई चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रही थी लेकिन अंदर नहीं जा रही थी। क्या कारण था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पाती। अगर मैं कोई डब्बा ले लूं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पटक दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से सेफ बनी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेफ बनी रहेगी। जैसे मैं कहूं, मैं अगर बॉक्स के अंदर बैठ जाऊं किसी के अंदर, लोहे के डब्बे के अंदर, कैन के अंदर, और मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाऊं तो मेरे पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं पाएगी, अंदर एंटर ही नहीं करेगी, वो कहां रह जाएगी, ऊपर रह जाएगी। तो क्या कारण है कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा नहीं पाती, क्या कारण है, उसी के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जाना था कि लेट अस सपोज बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है। थोड़ा सा देर आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। मान लेते हैं ये क्या है, ई नॉट है। ई नॉट मतलब आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
हिंदी में बात करें तो बाहरी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने क्या लिया, कैन का डब्बा लिया और कैन के डब्बे को डाल दिया या अपनी कार को डाल दिया। हमने कहा ठीक है, कार के अंदर डाल दी। जैसे ही आप कार को इसके अंदर डाल देंगे, कार ऐसी तो होती नहीं है दिखने में, पर मान लेते हैं कि ऐसी है, क्योंकि फिजिक्स में मान तो हम तुरंत लेते हैं। अब कंडक्टर डाल दिया इसके अंदर, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। अब क्या होता है, जैसे प्लस और माइनस होता है, हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर बहुत ही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सीमा ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भरमार पड़ी है इसके अंदर। तो हमने कहा ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब भैया इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो उनको तो कोई भी ले जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि भैया मार्केट में फ्री सब्जी मिल रही है, फ्री कुछ मिल रहा है, तो लोग भैया उसके पीछे पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तुरंत इस प्लस के पास भागते हैं। देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन का मतलब आप जानते हैं, इंडक्शन या पोलराइजेशन आपने सुना होगा, आवेशीकरण होगा। आवेशीकरण समझते हो। इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि प्लस प्लस सब एक तरफ हो जाएंगे और माइनस माइनस सब क्या हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। तो क्या होगा, थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस तरफ जाकर जमा हो जाएंगे, किस पर, इस वाले फेस पर। और पॉजिटिव कहां जाके जमा हो जाएंगे, इस तरफ जाके जमा हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब जैसे ये इंडक्शन हुआ तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी, इस कंडक्टर के अंदर एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता बनेगी। और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स बनेगी, ये बनेगी आपकी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, इसको बोला, दिख रहा है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। जूम कर लेना अगर दिक्कत ना हो। तो इसमें हमने कहा अंदर कहां बन रही है, प्लस से माइनस। हमने कहा ठीक है। और क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने सारे थे कि सभी जब एक तरफ जाके जमा हो गए तो सब नेगेटिव इस तरफ और सब पॉजिटिव इस तरफ। जरा समझते चलना। चलिए, हमने कहा ठीक है। तो ई नॉट कहा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ प्लस से माइनस। अब ये होता है कि अगर कंडक्टर यूज करूंगा, अगर चालक यूज करूंगा, तो इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जितनी बाहरी फील्ड है ये अंदर भी उतना ही पोलराइजेशन कर लेता है या उतना ही इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस हो जाता है तो वास्तविकता में जो ई नॉट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, ई इंड्यूस्ड के बराबर हो जाता है। दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं, जब दोनों बराबर, और ये किस केस में होता है, कंडक्टर्स के केस में होता है। जब कंडक्टर्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चालक होंगे, उन्हीं केसेस में ऐसा होगा। तो सभी हुए प्लस से माइनस की तरफ चले गए। तो हमने कहा ई नॉट किसके बराबर है, ई इंड्यूस्ड के बराबर है। हमने कहा ठीक है। अब अगर मैं ई नेट निकालूं, किसके अंदर, ई नेट इनसाइड, अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी, तो अंदर निकल कर आएगी ई नॉट मतलब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई इंड्यूस्ड। और जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ई नेट इनसाइड निकल कर आता है। वो कितना निकल कर आता है, तो वो निकल कर आता है आपका 0। और 0 निकल कर आता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, यानी किसी भी चालक के अंदर कितनी होती है, 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ये हम रट्टा मारकर चले थे, इतना हम मानकर चले थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भाग में, यानी स्थिर विद्युतिकी वाले चैप्टर में हमें पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं, तो कार के अंदर बैठना ज्यादा सेफ है, ये हमें पता चल गया है। और ऐसा हुआ क्योंकि कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसा हुआ क्योंकि नेगेटिव इस तरफ आ गए, पॉजिटिव इस तरफ आ गए, तो ये क्या हुए, जमा हो गए। अच्छा, पॉजिटिव जमा तो नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव इस तरफ अपने आप आ जाते हैं। ये क्या हुए, जमा हो गए, जमा हो गए, है ना। हमने कहा ठीक है। अब बात करते हैं अगली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में बात करें तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है करंट
इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ रहे हैं अपने वाले टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर भी क्या ऐसा ही होगा, इस बात को हम समझेंगे। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, विद्युत धारा की चीज में क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या होगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये क्या है, अलग है इसको। अब करंट लगाना पड़ेगा भैया, करंट देना पड़ेगा, दे देते हैं करंट। कैसे देंगे, हमने कहा मान लीजिए एक कंडक्टर फिर से ले लिया और इसके अंदर मैंने लगा दी, इसमें क्या लगा दी, बैटरी। हमने लगा दी इसमें बैटरी। बैटरी का वोल्टेज कितना है, मान लेते हैं V है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है। यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इधर क्या आएगा प्लस और इधर क्या आएगा माइनस। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब क्या होगा, क्योंकि यह प्लस है बैटरी का, तो वो प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, और माइनस क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर तरफ खींचेगा। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे, इस तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे, इस तरफ भागेंगे। हमने कहा ठीक है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बैटरी लगी हुई है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कितनी होगी, हमें पता है बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, एक्सटर्नल, किसकी वजह से, बैटरी की वजह से। बैटरी की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ गई। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब हमें पता है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे, इस तरफ, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ, और हमने कहा सारे के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरफ जाएंगे। अब थोड़ी देर में मेरी बात समझना, जाते तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ क्या होना चाहिए था, जमा होना चाहिए था। आप समझ रहा, इस वाले फेज जैसे इंड्यूस हो रहा था, तो इंड्यूस में एक साइड क्या हो रहा था, नेगेटिव, और एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन इस वाले केस में जैसे ही नेगेटिव इस तरफ आएगा, जैसे ही नेगेटिव इस तरफ आएगा, इसको कौन खींच लेगा, ये खींच लेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये जो बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी कर क्या रही है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फेस पर आया, जैसे इस वाले पर आया, उसको तुरंत क्या ले लिया, अपनी बैटरी अपने पास लेके चली गई, और फिर यहां से निकाल दिया, फिर अपने पास खींच लिया, फिर यहां से चला दिया, फिर यहां से खींच लिया, तो फिर यहां से निकल आया। अब समझना, इसने क्या कर लिया, इसको यहां खींच लिया। अब अगर इसने यहां खींच लिया, तो अब जब ये खिंच जाएंगे, तो क्या यहाँ नेगेटिव कभी जमा हो पाएंगे, क्या जमा तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आएगा वैसे ही खींच लेगा, जैसे ही आएगा वैसे ही खींच लेगा, तो जमा नहीं हो पाएंगे। तो जमा नहीं हो पाएंगे, तो ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा नहीं हो पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा नहीं हो पाए, यहाँ पे प्लस जमा नहीं हो पाए, तो इसकी वजह से अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या ई इंड्यूस्ड होगी, कितनी हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। नहीं आई बात समझे भैया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन किस वजह से रही थी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, पर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव तो जमा ही नहीं हो पा रहे ना, तो जमा नहीं हो पा रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यानी ई अंदर की इंड्यूस कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी अंदर, बिकॉज इलेक्ट्रॉनों के जम ना पाने के कारण। तो हमने कहा ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब जम नहीं पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जम नहीं पाएंगे, तो अंदर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर मैं जैसे इसमें निकाला था ई नेट इनसाइड, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी निकलेगी, तो ई नेट इनसाइड निकल कर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी ई नॉट के बराबर, यानी बैटरी के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी। तो याद रखिए, इसके अंदर 0 नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 इफ बैटरी अप्लाइड। तो याद रखिएगा, ऐसा कब हो पाता है,
जब आप बैटरी नहीं लगाते, या फिर इसी वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में ही ऐसा होता है, बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। तो आप कहें कि मेरे घरों में वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी, है तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस है, जब करंट नहीं होता, बैटरी नहीं लगती, उस केस में ऐसा होता है। हमारे वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें इतना पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे हैं, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए और कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। अब क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही चले जाएंगे क्या, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जाना कुछ अलग तरीके का होगा। जरा देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जाना किस प्रकार का होगा। इस तरफ का मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हमने कहा ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स का जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। किस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं। किसकी तरफ, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। मैं फिगर में बना भी देता हूं, अगर कहीं गड़बड़ आपको समझ में आए। ये रहा मेरा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, किसकी तरफ, प्लस की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है पॉजिटिव ऑफ बैटरी की तरफ, तो इस पे फोर्स आ रहा होगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा ना, तो किसी फोर्स से ही तो खींच रहा होगा। तो अगर मैं फोर्स निकालूं कितना होगा, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकलेगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो कितना होता है, F बराबर QE। यहां पर बात करें तो कितना निकलेगा, F बराबर निकलेगा -E इंटू ई। आप कहें सर माइनस क्यों, नेगेटिव is due to opposite directions of force and electric field। समझ रहे हैं। चलिए, तो क्योंकि इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये तो E और F एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, और उल्टे डायरेक्शन होने की वजह से हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख दिया, -EE। तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, बैटरी के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, F = -EE होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं हम। अब क्या होता है, एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण कितना होगा। अगर मुझसे त्वरण निकलवा लिया जाता कितना होगा त्वरण, तो A जो होता है उसका फॉर्मूला होता है A बराबर F/m। और अगर मैं इसको यहां पर पुट कर दूं तो यहां A बराबर निकलेगा F कितना है, इतना, यानी -EE/m। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इतना होगा। तो हमको लग रहा है कि एक्सेलरेशन इतना निकल कर आ रहा है, एक्सेलरेशन इतना निकल कर आ रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो भैया आप गलत सोचते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन चलता तो है लेकिन बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाता, बहुत आगे नहीं बढ़ पाकर थोड़ी देर में ही दूसरे से टकराता है, दूसरा तीसरे से टकराता है, तीसरा चौथे से टकराता है, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं होता। वास्तविकता में हमें यह महसूस हो रहा है, we have feeling that electron has acceleration। ये टकराने से पहले की स्थिति है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है ये। तो हमने इलेक्ट्रॉन का, हमें लग रहा है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है, बट इट इज नॉट देयर। इलेक्ट्रॉन्स हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, एक समान वेग होता है, एक समान वेग होता है, इसका कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, और इस एवरेज वेलोसिटी की ही हम बात करेंगे, ठीक है ना।
एवरेज वेलोसिटी की ही बात करेंगे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, लगभग कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलते हैं। तो आप याद रखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑलमोस्ट एवरेज की बात करते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट होती है। तो भले ही हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल रहा है, पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है ये बहुत छोटी सी स्थिति के लिए, आप ओवरऑल बात करोगे पूरे कंडक्टर में तो एक्सेलरेशन निकल कर नहीं आएगा, लगभग कांस्टेंट वेलोसिटी निकल कर आएगी। मिटा दूं इसको। चलिए अब आते हैं एक और चीज पर। अब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लूं और इलेक्ट्रॉन अंदर हो क्या रहा है वास्तविकता में, ये भागकर जाता है और दूसरे से टकराता है। दूसरे से टकराता है, किससे टकराता है, दूसरे एटम से। अंदर एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे ना, परमाणु होंगे बहुत सारे, और उस एटम से टकरा के क्या जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, उसको तोड़ तो पाएगा नहीं। इस एटम को हम अपनी फिजिक्स में कर्नल नाम देते हैं। कर्नल, ये को कर्नल नहीं है, ये अलग कर्नल है। इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन तुरंत दूसरी जगह चला जाता है। इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। यहां पर भी किसी कर्नल से टकरा जाता है, क्योंकि कर्नल तो बहुत सारे हैं। फिर यहां से भाग जाता है इलेक्ट्रॉन इस तरफ, हमने कहा ठीक है। फिर भाग जाता है, इधर भी टकरा जाता है किसी कर्नल से, फिर इधर से भाग जाता है इस तरफ, हमने कहा ठीक है। इस तरफ चला जाता है, हमने कहा ठीक है। इस तरफ फिर टकरा जाता है कर्नल से, फिर भाग जाता है इस तरफ इलेक्ट्रॉन, हमने कहा ठीक है। फिर चला जाता है, फिर यहां टकराता है कर्नल से, फिर भाग जाता है इलेक्ट्रॉन किस तरफ, इस तरफ। मेरी बात समझना। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, आप सोच के फील करके देखो, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं, भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं, और इस तरीके से चलते हुए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सोच के देखिए, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत समय तक भी, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहां से विस्थापन कितना तय किया है, ये तय किया है। मैं इसको दूसरे पेन से मार्क कर देता हूं। अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया है इस इलेक्ट्रॉन ने इतना सब टकराने के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना सा है। डिस्प्लेसमेंट तो इतना तय किया है, तो विस्थापन तो सिर्फ इतना तय कर पाया है बहुत सारे समय में। अगर मैं बात करूं विस्थापन इतना सा तय कर पाया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बहुत सारे समय के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है, वेरी लो होता है, बहुत कम होता है मेरे सामने। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी क्या होगी, ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। दूरी तो पूरा प्लस होता है। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत टक्कर होती है। मैं दिखा नहीं पा रहा हूं आपको, बहुत टक्कर होती है। तो विस्थापन तो बस इतना सा किया, लेकिन डिस्प्ले डिस्टेंस कितनी की, बहुत सारी तय कर जाता है इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस बहुत सारी तय कर जाता है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, औसत चाल की बात करूं, औसत चाल की बात करूं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब ये देखते हैं तो डिस्टेंस क्योंकि बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बहुत हाई है, वेरी हाई है, बहुत हाई है, इसकी वजह से आपकी एवरेज स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो एवरेज स्पीड अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए एटम्स कंडक्टर के अंदर एवरेज स्पीड औसत चाल कितनी होती है, तो बहुत हाई होती है। कितनी होती है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड की होती है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा तय करता है। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें कि विस्थापन कितना तय किया, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, औसत वेग जो तय किया, उसका फॉर्मूला होगा विस्थापन एवरेज वेलोसिटी औसत वेग की अगर बात की जाए, तो औसत वेग जो होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय। और विस्थापन कितना है, वेरी लेस है, बहुत कम है।
विस्थापन बहुत कम, फिगर में भले ही दिख रहा होगा, लेकिन विस्थापन ऐसा होता है कि बहुत समय बाद भी वो जरा सा आगे बढ़ा होता है, तो इसका मतलब बहुत कम होता है। तो एवरेज वेलोसिटी बहुत कम निकल कर आती है। एवरेज वेलोसिटी आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स के आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी है कुछ टाइम में ये बहुत कम निकल कर आती है, और एवरेज बहुत कम निकल कर आता है, तो ये लगभग निकलता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी बहुत कम होती है, और इसी औसत वेग को कितना आगे बढ़ा किसी समय में इलेक्ट्रॉन, कितना आगे बढ़ा किसी समय में इलेक्ट्रॉन, कितना आगे निकला, कितना विस्थापन हुआ किसी कंडक्टर में, कितने समय में, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलकर चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अनुगमन धारा, और इसी को हम बोलते हैं अनुगमन धारा। और अनुगमन धारा जो होती है किसी भी कंडक्टर के लिए बहुत कम निकल कर आती है। अनुगमन धारा जो होती है वो बहुत ही कम निकल कर आती है, इसी को हम बोलते हैं अनुगमन धारा। तो आप अनुगमन धारा समझ लीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब बैटरी के लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन कितना आगे जा पा रहा है किसी समय में, कितना आगे जा पा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, ये नहीं, कितना आगे जा पा रहा है। एवरेज स्पीड तो बहुत निकलती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी बहुत कम होती है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहकर चलते हैं। इसी औसत वेग को हम अनुगमन धारा कहकर चलते हैं, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना आगे बड़ा है। इसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत और फिर से बोल देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन कितना आगे चला, कितना विस्थापन किया किसी समय में, दैट इज एवरेज वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मिटा दूं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कॉपी में बनाकर इनको दोबारा से समझने का प्रयास करना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसे मैंने 4-5 बुक से पढ़ा है, इसलिए चलो। तो हमने कहा ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद में अब समझना एक छोटी सी चीज और। अब क्या होता है, हमें यह पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, किसी चालक के अंदर बहुत बार टकराता है और टक्करें होती हैं। इसी चीज को हम जान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जाकर किसी कर्नल के साथ टकराता है। कर्नल वो वाली कर्नल नहीं है, ये एटम यानी परमाणु है किसी के अंदर, कर्नल के अंदर टकराता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, टक्कर होने से पहले इतना जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन की टक्कर होने वाली है, तो टक्कर होने तक डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टू सक्सेसिव, यहां पे भी तो किसी टक्कर हुई होगी तब पहुंचा होगा, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, नोन एज फ्री पाथ कहा जाता है, मुक्त पथ कहा जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहकर चलते हैं, यानी इसको फ्री पाथ कहा जाता है। नोट डाउन करिएगा आप, इस चीज को छाप लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहकर चलते हैं, है ना। तो अगर आप एक टक्कर के लिए फ्री पाथ पूरे का निकालेंगे तो मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के टकराने, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेस को मुक्त पथ कहा जाता है, जो भी आप कहते हैं। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो लैम्डा मतलब फ्री पाथ, तो लैम्डा को हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें कुछ समय भी तो लगेगा, एक से दूसरे में टक्कर होने में समय लगेगा जो, तो हमने कहा टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो टक्करों के बीच, हमने कहा यहां से जो टक्कर होकर आई थी, यहां पर जो टक्कर हो रही है, इन दोनों के बीच में कितना समय लगा भैया। वो बैठा है कि भैया मैं दूसरे से ना टकरा जाऊं, कितना समय रुकूंगा। तो आपने दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कहकर चलते हैं, यानी दो टक्करों के बीच में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इस रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये टाउ हो गया, तो टाउ क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम।
फिर से समझ लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब कितना आगे चला कितने समय में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक टक्कर से दूसरे में कितना दूरी तय की फ्री पाथ, और कितना समय लिया उसको रिलैक्सेशन पाथ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहकर चलते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के इतनी चीजें हो गई। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पूछी जाती है, तो उन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किसके क्या फॉर्मूले होते हैं, किसकी क्या बातें होती हैं, किस तरीके से उनको डिफाइन करते हैं। तो आप इनको पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सब स्टोरी है, इनको लोग छोड़ दिया करते हैं या समझाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट इंपॉर्टेंट है। आपके कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए एटलीस्ट कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ से आ गई हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। चलो अब फॉर्मूलेस की बात करते हैं, क्योंकि हम डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं अपने कंपटीशन एग्जाम में, तो फॉर्मूलेस की बात करते हैं। बात करते हैं वीडी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। तो वीडी का अगर मैं याद रखूं तो मैं आप ऐसे याद रख सकते हैं, आई बराबर होता है एन ई ए वीडी, ठीक है ना। आई बराबर एन ए वी डी, या फिर ऐसे याद रख लें, एन ई ए वी डी, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू निकल कर आई एन ई ए वी डी, है ना। तो आपने कहा ठीक है, तो आप इसको जैसे भी याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। तो पहली चीज ये, तो ये कैसा हुआ, वीना की तरह हो गया, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है एन ए वी डी, जैसे भी आप याद कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है अपना इस तरीके से। अगर मैं को वीडी निकालनी होती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो वीडी का फॉर्मूला बचा आई अपॉन एन ई इंटू ए। इन सब का मतलब भी बता देता हूं क्या होता है। आई तो हम जान रहे हैं, करंट है, धारा है, टोटल करंट, एवरेज करंट, धारा है, ये तो हमें पता है। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हिंदी में एक एकांकी आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक एकांकी आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज जानते हैं आप 1.6 इंटू आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी काट का क्षेत्रफल। इतनी बातें निकल कर ही पहला फॉर्मूला तो ये बना। तो अगर मुझे कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो इस तरीके से मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसीडर कर सकता हूं। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अगले फॉर्मूले की बात करें, सेकंड फॉर्मूला वीडी। अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ लेके चलूं, तो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं वीडी की बात करूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में अगर मैं बात करूं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है ई वी अपॉन एम इंटू एल इंटू रिलैक्सेशन टाइम। वी क्या है, वी इस बैटरी का पोटेंशियल जो लगाया गया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जो अलग लगाया गया है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर विभवांतर भी कहकर चलते हैं। ये सभी फॉर्मूले याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। टाउ आपको पता है क्या होता है, टाउ मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, आपको दिया गया होगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको दे के रखेगा रिलैक्सेशन टाइम। एम हमें पता है मास किसका, कंडक्टर का, मास ऑफ कंडक्टर, चालक का द्रव्यमान का द्रव्यमान। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इतनी बातें मेरी निकल कर आ गई हैं। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, एक फॉर्मूला और लिखते हैं, ठीक है ना। अगला फॉर्मूला और लिख लेते हैं, बता दूं, दो फॉर्मूले हो गए, तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला, पोटेंशियल यानी विभव की बात की जाए तो विभव के लिए एक फॉर्मूला और होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए
इंटू टाउ। तो अगर मैं बात करूं एक फॉर्मूला और होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ और इसके साथ आई का मल्टीप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को थोड़ा समझाना है। तो पोटेंशियल ये फॉर्मूला एक और निकल कर आया, सबकी वैल्यू आपको पता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास, लेंथ ऑफ कंडक्टर, आई करंट, वी पोटेंशियल जो लगा है। अब बात करते हैं इसकी और की कि इनकी चीजों का मतलब क्या है। अगर आप इनको ध्यान से देखें, अगर आप देखें तो मास, दिस इज मास, मास द्रव्यमान, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, द्रव्यमान मतलब कंडक्टर का, एल क्या है लेंथ, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है चार्ज आवेश, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट का क्षेत्रफल, और टॉ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। हिंदी वाले भूल मत जाना। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है जो हमने लिखी है v बराबर ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई, आप ये देखेंगे कि जो पूरी वैल्यू निकल कर आ रही है दिस होल वैल्यू इज कांस्टेंट। आप देखें एम भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट, और ये सभी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, यानी नियत वैल्यूज है। नियत वैल्यू यानी किसी के बदलने से नहीं बदलेंगी, इन सब के कंडीशनल से बदलेंगी। सिर्फ दो वैल्यूज हैं, टाउ की बात करें और एन की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, पर क्योंकि फॉर्मूले में नहीं है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कम होता है। कैसे बता दूं आपको, रिलैक्सेशन टाइम मतलब एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में बीच में समय। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी, और थर्मल एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन और जल्दी जाके टकरा जाएगा, मतलब टाउ कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। अगर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से लिख सकता हूं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अगर इस फॉर्मूले से अगर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो इस फॉर्मूले को v को किसके साथ लिख सकता हूँ, i को साथ, और इसी को हम क्या बोलते हैं ओम्स लॉ कहते हैं, और इसी को हम ओम्स लॉ कहकर चलते हैं, और यहीं से ओम्स लॉ निकला है। तो ये होता है मेरा ओम्स लॉ। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और r किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं, और रेसिस्टेंस को हम इसी तरीके से पढ़कर चलेंगे तो हमारे पास ये रेसिस्टेंस निकल कर आएगा। तो vd के जो फॉर्मूलेस थे वो इस तरीके से थे। आप इन सभी फॉर्मूलेस को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ थोड़ा सा फॉर्मूले बड़े जरूर हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप इनको याद नहीं रख सकते या फिर ये याद करने लायक नहीं है, इनको याद रख सकते हैं। तो पोटेंशियल होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। अगली बात, एक न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अ कॉपर वायर, एक तांबे का तार, एक तांबे का तार जिसका व्यास 0.16 सेंटीमीटर हो, एक तांबे का तार जिसका व्यास 0.16 सेंटीमीटर हो से, दिख नहीं रहा, एक तांबे का तार जिसका व्यास 0.16 सेंटीमीटर हो, मैं 10 एम्पियर की धारा
में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्वेश्चन समझना, एक तांबे का तार है जिसका डायमीटर दे रखा है हमें 0.16 सेंटीमीटर, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन में दे रखा है यदि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, यदि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 28, 8.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 28 पर सेंटीमीटर क्यूब है। हमने कहा ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई है मुझे 8.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर, सॉरी पर मीटर क्यूब दे रखी है, मैंने गड़बड़ कर दूंगा, क्वेश्चन मीटर क्यूब दे रखी है। तो हमने कहा ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा, यानी फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी रही होगी, अनुगमन धारा निकालनी है। क्वेश्चन समझना, अनुगमन धारा निकालनी है कि क्या होगी। क्वेश्चन समझना कि हमें दे क्या क्या रखा है। पहली बात, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यह हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब यही है। तो अगर मैं कहता हूं कि डेंसिटी दे रखी है, मतलब यही दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है और मुझे ये सब वैल्यू दी गई है, 10 एम्पियर का करंट दे रखा है। तो हमने कहा ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब जानूं तो Vd बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I अपॉन n इंटू ए इंटू ए। ये आपको पहले ही बताया था मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू आई अपॉन एन ई ए। करंट कितना है 10 एम्पियर अपॉन I बराबर एन ई वी डी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दी गई है मुझे 8.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19 इंटू एरिया। एरिया ऑफ वायर निकालूं तो एरिया ऑफ वायर होता है, किसी चालक का क्षेत्रफल बात करूं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको भी रख देता हूं, इसकी वैल्यू को रख दूं तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस तो नहीं दिया गया, डायमीटर दिया गया, पर रेडियस हमें पता है 0.16 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी आप पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू को भी आप पुट कर दें तो इसकी वैल्यू निकलेगी इंटू 22/7 इंटू 0.16 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और इस सब को सॉल्व कर लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंसेप्ट आएगा आपके एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इजी बनेगा। इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, बट इतना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसकी सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, आप इसको चेक कर लेना एक बार कि सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। 3.4, इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल रही है 3.7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4 इतनी निकल कर आ रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड में निकलेगी। इस तरीके से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर पूछा गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे रही होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से सीख लीजिएगा, ठीक है। कोई तकलीफ? मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास ओम्स लॉ बाकी रह गया है, तो ओम्स लॉ को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। और आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ है। कल जो टॉपिक रहेंगे वो ओम्स लॉ वगैरह रहेंगे, जो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका हो नहीं सकता, तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कल हम रेसिस्टेंस जानेंगे क्या होता है, ओम्स लॉ जानेंगे क्या होता है, उन सबके न्यूमेरिकल्स अटेंड करेंगे। हाँ, अब न्यूमेरिकल्स का सिलसिला तेज हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।